चलिए बेटे, हम जो है अपने इकोनॉमिक्स के थर्ड चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। आज जो है इसका ये सेकंड पार्ट करेंगे हम। आज हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो है पिछले जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने जाना था कि कैसे हमारे को जो है मुद्रा जो है मुद्रा के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की कि मुद्रा का मुख्य कार्य क्या होता है। वस्तु विनिमय में मुद्रा सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। ठीक है, हमारी जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो सभी जो है हमारे जो है मुद्रा के द्वारा ही फुलफिल की जाती हैं। मुद्रा जो है उसको निकालने का अधिकार किसका है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। ठीक है, मुद्रा जो है वो करेंसी यानी कि नोटों के रूप में और सिक्के के रूप में पाई जाती है और जिसको बाजार में उतारने का काम किसका होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का होता है। कोई भी जो है आपको मुद्रा के बदले में सामान देने से इनकार नहीं कर सकता है, बशर्ते जो है मुद्रा क्या होनी चाहिए? वो रियल होनी चाहिए, वो सही होनी चाहिए, सच्ची होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमने जाना कि बैंकों की क्या भूमिका होती है मुद्रा को लेकर के। बैंकों में लोग पैसे जमा करवाते हैं और कुछ लोग पैसों बैंकों से ऋण भी लेते हैं। तो अब आगे हम जानते हैं कि किस तरीके से जो है साख की दो विभिन्न स्थितियां कि कैसी कैसी सिचुएशंस होती हैं जिनमें लोग ऋण लेते हैं, जिनमें लोग जो है कर्ज लेते हैं। सबसे पहला तो एग्जांपल आपको त्योहारों का मौसम बता रखा है। ठीक है, सबसे पहली बात तो आपको पता ये होना चाहिए कि ऋण क्या होता है। देखो बेटा, ऋण से हमारा तात्पर्य एक सहमति से है जहां साहूकार कर्जदार को धन, वस्तुएं एवं सेवाएं मुहैया कराता है और बदले में भविष्य में कर्जदार से भुगतान करने का वादा लेता है। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी कोई व्यक्ति ऋण की बात कर रहे हैं तो ऋण में दो व्यक्ति होंगे, एक तो कर्ज देने वाला और एक कर्ज लेने वाला। ठीक है, तो एक कर्ज देने वाला और दूसरा कर्ज लेने वाला, दोनों के बीच में क्या होते हैं? वो दोनों आपसी सहमति से जो है वो एक दूसरे से कर्ज देते हैं और कर्ज लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जब जो है साहूकार क्या करता है? कर्ज को धन के रूप में, वस्तुओं के रूप में या सेवाएं मुहैया करवाने के लिए जो है किसी भी तरीके से जो है वो कर्ज का कोई भी रूप हो सकता है, पैसे के रूप में हो सकता है, वस्तुओं के रूप में हो सकता है या विशेष सेवाएं उपलब्ध करवा रहा है उस रूप में हो सकता है। ठीक है, बाद में जो है जब एक समय पीरियड निश्चित कर लेते हैं, एक टाइम ड्यूरेशन निश्चित कर लेते हैं, उसके बाद क्या करना पड़ता है? कर्जदार को अपना भुगतान वापस करना पड़ता है। जितना पैसा उसने लिया हो उतना पैसा वापस करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर जो है एग्जाम्पल लिया गया है त्योहारों का मौसम का और दूसरा एग्जाम्पल लिया गया है स्वप्ना की समस्या। दो चीजें हैं यहाँ पर। जो त्योहारों का एग्जाम्पल है उसमें जो है सलीम का एग्जाम्पल ले रखा है बेटा। सलीम जो है एक जूते बनाने वाला जूते बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता है, एक तरीके से जूता व्यापारी है ये, एक तरीके से आप ये सोच सकते हैं। ठीक है, तो उसने जो है यहाँ पर उसमें उसकी स्टोरी में बता रखा है कि उसने किस तरीके से दो जगह जो है उसने किस तरीके से दो तरीके से ऋण लिया है। ठीक है, पहला तो उसने कच्चा माल भी खरीदना है, तो इन सभी देखो जो भी उसको सामान, उसको 3,000 जोड़ी जूते बनाने की मांग आती है जिसे उसे 1 महीने के अंदर पूरा करना होता है। तो उत्पादन के काम को समय पर पूरा करने के लिए सलीम को सिलाई और चिपकाने के काम के लिए अतिरिक्त मजदूर रखने की आवश्यकता होती है। उसे कच्चा माल भी खरीदना है और इन सभी खर्चों को पूरा करने के लिए सलीम दो स्रोतों से ऋण लेता है। दो स्रोत कौन कौन से हैं? पहला स्रोत तो है कि वो चमड़ा व्यापारी, ठीक है, चमड़ा व्यापारी को चमड़ा अभी देने का प्रस्ताव रखता है कि भाई आप जो है पहले से ही चमड़ा दे दीजिए ताकि जो है मैं जब मेरा जो माल तैयार हो जाएगा तो बाद में उसमें से आप अपने पैसे काट लेना, इस तरीके से। ठीक है, और दूसरा इस बड़े व्यापारी से वो जो है 1,000 जूते के लिए अग्रिम भुगतान कि भाई मुझे एडवांस दे दीजिए ताकि जो है मैं अपना सारा काम पूरा करके समय पर अपना ऑर्डर पूरा करके आपको दे दूंगा और आप उसमें से फिर बाकी पैसे काट लेना। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इसने व्यापारी ने, सलीम ने इस तरीके से किया। तो सलीम जो है उत्पादन के लिए कार्यशील पूंजी की जरूरत को ऋण के द्वारा पूरा करता है और ऋण उसे उत्पादन के कार्यशील खर्चों तथा उत्पादन को समय पर पूरा करने में मदद करते हैं और वह अपनी कमाई बढ़ा पाता है। इस प्रकार ऋण एक महत्वपूर्ण एवं सकारात्मक भूमिका अदा कर रहा है। तो यहाँ पर जो सलीम ने ऋण दिया है, जो सलीम ने ऋण लिया है, सॉरी, उस ऋण को उसने जो है समय से चुका दिया है, प्लस में उस लिए हुए ऋण पर भी उसने क्या कमा लिया बेटे? उसने प्रॉफिट कमा लिया है। तो इस यहाँ पर ऋण क्या हो गया है? एक तरीके से यहाँ पर ऋण जो है एक पॉजिटिव जो है उसका एस्पेक्ट रहा, उसका जो है फायदा रहा ऋण लेने का। लेकिन दूसरी तरफ जो है सेकंड एग्जांपल तो जो दे रखा हमारे को स्वप्ना का। स्वप्ना जो है क्या करती है? वो एक छोटी किसान है और उसने जो है 3 एकड़ जमीन पर मूंगफली उगाने के लिए उसने जो है एक साहूकार से कर्ज ले लिया। ठीक है, लेकिन सारी फसल जो है उसकी कीटनाशकों ने बर्बाद कर दी है और उसकी जो है फसल खराब हो गई। कुल मिलाकर कहने की बात यह है कि उसके पास इतने पैसे ही नहीं हो पाए कि वो वापस से अपना कर्ज चुका सके। तो वो यहाँ पर क्या पड़ गई है? स्वप्ना जो है
इसे कर्ज चुकाने के लिए अपनी जमीन का वो कुछ हिस्सा क्या करना पड़ गया, फाइनल में बेचना पड़ गया। तो यहाँ पर कर्ज के जाल में ये फंस गई, चुकाने की बजाय जो है ये कर्ज के जाल में फंस गई। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में साख की मुख्य मांग क्यों की जाती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में देखो अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों का अलग अलग मांग का जो है तरीका होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे लोग जो हैं वो कृषि कार्यों में लगे हुए हैं, तो वो कृषि से संबंधित जो है उनकी रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए ही ऋण लेंगे। वो क्या क्या चीजें हो सकती है, जैसे फसल उगाने में बीज के लिए, खाद के लिए, कीटनाशक दवाइयों के लिए, पानी, बिजली उपकरण, इन सब चीजों के लिए जो है वो जो है कोई मशीन खराब हो गई है उसको ठीक करवाने के लिए, इस इन कामों के लिए जो है वो ग्रामीण क्षेत्र वाले लोग जो है, किसान लोग जो है वो ऋण लेते हैं। ठीक है, तो उनकी ये हो गई है। अगर मान लो कोई व्यापारी है तो व्यापारी ऋण क्यों लेगा, अगर मान लीजिए उसने किसी प्रकार का कोई उद्योग धंधा चलाया है, कोई फैक्ट्री चलाई है, तो वहां पर उसको मशीनें खरीदनी है, नए मजदूर रखने हैं, उनको पे करना है। ठीक है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है, यानी कि कुछ जो है उसको जो है फैक्ट्री कंपनी कुछ बनाना है, तो उस सारी चीजों के लिए वो ऋण लेगा। तो ऋण लेने के लिए क्या हो गया, ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण लेने का जो है वो अलग मोटिव होता है, और शहरी क्षेत्रों में जो है व्यापारी लोगों के द्वारा जो ऋण लिया जाता है उसका मोटिव अलग होता है। लेकिन यहाँ पर खास बात क्या है, समझाने वाली बात, समझने वाली बात यहाँ पर यह है बेटे कि अगर मान लीजिए जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो ऋण लेते हैं, ठीक है, और अगर उन्होंने जो है टाइम से अगर उनकी सारी फसल ठीक तरीके से हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में तो क्या होता है कि वो अपना जो है फसल से जो है अपनी कर्ज उतार पाते हैं। और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं होता है तो वो आम भाषा में जिसे कहा जाता है कर्ज जाल, कि अगर वो जो है इस टाइम पर अपनी जो है कर्ज को नहीं चुका पाए हैं, तो कभी कभी तो क्या होता है कि वो उस कर्ज को चुकाने के लिए कहीं और से कर्ज ले लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वो क्या पड़ जाते हैं, वो एक तरीके से कर्ज जाल में फंस जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है अगर जो कर्ज लेने के लिए जो है कोई भी व्यक्ति जाता है तो उसको किन किन शर्तों का सामना करना पड़ता है, ये वाला टॉपिक है। ठीक है, कि ऋण की शर्तें क्या क्या होती हैं। जब भी आपने जो है नॉर्मल बोलचाल में भी सुना होगा कि बैंक में भी अगर जो है किसी प्रकार का कोई ऋण लेना है तो बैंक में भी कोई गारंटी देनी होती है। ठीक है, तो ऐसे ही जो है बैंक ऐसे ही जो है लोगों को जो है ऋण नहीं देता है जिनके पास कुछ भी नहीं हो। बैंक भी क्या रखता है बदले में, कुछ ना कुछ गारंटी लोगों से लेता है। गारंटी के रूप में हो सकता है उनका घर भी गिरवी रख सकता है, जमीन भी गिरवी रख सकता है। ठीक है, जो कुछ ऐसे उनके पास कोई एसेट्स हैं, जैसे मान लो गोल्ड है उनके पास, तो वो गोल्ड सोना जो है गिरवी रख सकता है। उनके पास कोई गाड़ी है बड़ी, तो वो गाड़ी गिरवी रख सकता है। इस तरीके से कोई भी ऐसी चीजें जो कर्जदार के पास जो है मूल्यवान वस्तु है, लेकिन उस वस्तु के बदले उसको क्या चाहिए, धन चाहिए, तो उस धन को वो गिरवी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन भी है एक कि समर्थक ऋणाधार की आवश्यकता क्यों होती है। तो देखो समर्थक ऋणाधार होता ही क्या है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हर ऋण समझौते में ब्याज दर निश्चित कर दी जाती है। ठीक है, ब्याज दर निश्चित कर देना यानी कि जैसे मान लीजिए किसी को भी कर्ज लेना है तो वो पहले से ही बता देता है कि मैं जो है 2 रुपए सैकड़ा, 3 रुपए सैकड़ा, इस तरीके से आपको जो है पैसे मैं आपको उधार दूंगा या आपसे जो मैं पैसे लूंगा। ठीक है, जिसे कर्जदार महाजन को मूल रकम के साथ अदा करता है। अगर मान लो किसी ने 100 रुपए उधार लिए हैं, ठीक है, तो 100 रुपए के ऊपर जो है उसको एक्स्ट्रा जो है ब्याज के रूप में उसको और भी पैसे देने पड़ेंगे, वो जिस भी हिसाब से जो है वो कर्जदार के साथ डिसाइड करेगा। ठीक है, इसके अलावा उधारदाता कोई समर्थक ऋणाधार की मांग कर सकता है। उधारदाता यानी कि जो पैसा देने वाला है वो कोई समर्थक ऋणाधार यानी कि भाई कुछ ना कुछ मेरे पास आप गिरवी रख के जाओ, ताकि जो है बाद में मान लीजिए आप मेरा पैसा नहीं चुका पाते हो तो मैं आपकी संपत्ति बाद में क्या कर लूंगा, मैं आपकी उस चीज को, उस संपत्ति को मैं अपने पास रख लूंगा। ठीक है, तो समर्थक ऋणाधार ऐसी संपत्ति होती है। समर्थक ऋणाधार की क्या होता है, समर्थक ऋणाधार ऐसी संपत्ति होती है जिसका मालिक कर्जदार होता है, यानी कि जो मालिक जिसका मालिक कौन व्यक्ति होता है, जो पैसा उधार लेने आया हुआ होता है। ठीक है, उसके पास कोई जमीन है, कोई इमारत यानी कि कोई घर है, कोई गाड़ी है, पशु है, या फिर बैंकों में कोई ज्यादा पैसा रखा हुआ है, उसका उस बैंक में रखे हुए पैसे के ऊपर मुझे जो है लोन चाहिए। इस तरीके से बड़े बड़े बिजनेसमैन करते हैं। और छोटे लोग, जो छोटे व्यापारी होते हैं, वो भी जो है किसी न किसी तरह से जो है कई बार अपने घर तक को भी गिरवी रख करके पैसे लेते हैं। तो जो वो सामान गिरवी रखते हैं वही समर्थक ऋणाधार होता है। ठीक है, और इसका इस्तेमाल वह उधारदाता को गारंटी देने के रूप में करता है जब तक कि ऋण का भुगतान नहीं हो जाता है।
ठीक है। यदि कर्जदार जो है उधार वापस नहीं कर पाता है तो बेटे फिर क्या हो जाता है, उधारदाता को भुगतान प्राप्ति के लिए संपत्ति या समर्थक ऋण आधार बेचने का अधिकार होता है। संपत्ति जैसे कि जमीन, बैंकों में जमा पूंजी, पशु इत्यादि समर्थक ऋण आधार के आम उदाहरण है जिनका उपयोग कर्ज लेने के लिए किया जाता है। अगर कर्ज लेने वाला व्यक्ति अपना कर्ज चुका देता है तो उसको ये सब चीजें समर्थक ऋण आधार है जो है वो वापस मिल जाता है। अगर नहीं चुका पाता है तो उसका वो ये जो भी समर्थक ऋण आधार के रूप में उसने संपत्ति रखी होती है, पशु, गाड़ी, जो भी कुछ रखा है वो जब्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है। उसके बाद जो है आवास ऋण के आजकल जो है होम लोन्स बहुत लेते हैं लोग, कि होम लोन के लिए जो है क्या क्या प्रोसेस होता है ये देखा जाता है कि होम लोन अगर लेने वाले हो तो आपके पास जो है आपकी मासिक इनकम कितनी है, ठीक है, आप जो है वार्षिक इनकम कितनी है, आपके पास क्या सोर्स है जिससे कि आप जो है लोन लेंगे और उसके बाद लोन चुकाने में सक्षम हो पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखो हमारा कि विविध प्रकार के साख प्रबंध, एक गांव का उदाहरण दिया गया है। इसमें देखो बेटा तीनों अलग अलग हैं। साख प्रबंध का मतलब विविध प्रकार के साख प्रबंध के अलग अलग लोग जो है समाज में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लोग हैं, तो वो अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग रिसोर्सेज से जो है वो ऋण लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ शामल का एग्जाम्पल दे रखा है। शामल किससे जो है ऋण लेता है, वो एक कृषि व्यापारी से ऋण लेता है 3% मासिक ब्याज की दर से। ठीक है। यहाँ पर अरुण का एग्जाम्पल ले रखा है। अरुण जो है वो पढ़ा लिखा है, थोड़ा सा समझदार है, तो वो काम का निरीक्षण कर रहा है और उसने बैंक से ऋण लिया है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक रमा है। रमा एक ऐसी मजदूर है जिसके पास जो है कोई खास जो है वो उसके पास जमीन वमीन नहीं है, वो दूसरों के खेतों में ही मजदूरी के रूप में काम करती है और उसको समय समय पर पैसा चाहिए होता है। तो उसने जो है सोनपुर के मध्य वर्गीय भू स्वामी से ही अपना जो है 5% मासिक ब्याज दर पर ऋण लिया है। तो आप जब तीनों एग्जाम्पल्स को आप अपने आप से पढ़ेंगे आपको फिर पता लग जाएगा कि तीनों में जो है क्या फायदा और क्या नुकसान हो सकता है। ठीक है। देखो बेटा जो ऐसे व्यक्तियों से ऋण लिए जाते हैं जो कि किसी साहूकार से हो गया है, महाजन से हो गया है, तो उनमें नॉर्मली क्या होता है, उनमें ब्याज की दर ऊंची होती है और उसमें जो है साख की शर्तें ज्यादा जो है वो ज्यादा सख्त होती हैं। ठीक है। जबकि बैंक से जो ऋण लिया जाता है, बैंक में इस तरीके का नहीं होता है। बैंक में पहले से ही डिसाइड होता है और बैंक उन शर्तों से ऊपर कुछ नहीं कर सकता है। जो भी शर्तें होती है उन पर ही कायम रहता है। जबकि ये महाजन और ये जो होते हैं साहूकार होते हैं, ये क्या कर सकते हैं, अपनी जो है अपने वचनों से फिर सकते हैं, अपनी बातों से फिर सकते हैं और ये शोषण भी कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद ये देखो सहकारी समितियों से ऋण के ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर क्या होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों के अलावा भी वो जो है क्या होता है सस्ते ऋण के ये एक अन्य स्रोत होते हैं, जिसमें कुछ क्या करते हैं बेटा, ये कुछ किसान होते हैं, ये अपना कुछ ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है। जैसे देखो इसमें बता रखा है कि कई प्रकार की सहकारी समितियां संभव हैं, जैसे किसानों, बुनकरों, औद्योगिक मजदूरों इत्यादि की सहकारी समितियां। कृषक सहकारी समिति सोनपुर के नजदीक एक गांव में काम करती है। इसके 2300 किसान सदस्य हैं। यह अपने सदस्यों से जमा प्राप्त करती है और इस जमा पूंजी को ऋण आधार मानते हुए इस सहकारी समिति ने बैंक से बड़ा ऋण प्राप्त किया है और इस पूंजी का इस्तेमाल सदस्यों को कर्ज देने के लिए किया जाता है। यह कर्ज लौटाने के बाद कर्ज का दूसरा दौर शुरू हो जाता है। तो ये जो है ये क्या किस लिए करते हैं, ये भी सेम उसी लिए जो है उपकरण खरीदने के लिए, खेती और कृषि व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए, मछली पकड़ने के लिए, घर बनाने के लिए, कुछ भी अपनी जो भी इनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होते हैं उन सबको पूरा करने के लिए जो है ये सहकारी समितियां भी ऋण प्रदान करती हैं। ये जो है किसान ही इसके सदस्य होते हैं और वो समय समय पर इस पर पैसा जमा करवाते रहते हैं और उनमें इतना पैसा जमा हो जाता है कि वो इस पैसे के आधार पर ही जो है क्या करते हैं, इस सारे पैसे के आधार पर ही जो है वो ऋण प्राप्त करते हैं और फिर अपने बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं। ठीक है। देखो भारत में औपचारिक क्षेत्र में साख के भारत के अंदर जो है किस तरीके से जो है साख का क्या होता है, औपचारिक का मतलब क्या होता है, औपचारिक का मतलब होता है जो भी ऐसे जो मान्यता प्राप्त जो हमारे रिसोर्सेज हैं जिनसे हम जो है अपना जो ऋण लेने का काम कर सकते हैं। ठीक है। देखो इसमें सबसे पहला तो है, देखो भारतीय रिजर्व बैंक क्या करता है, भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नजर रखता है। उदाहरण के लिए हमने देखा कि बैंक अपनी जमा का एक न्यूनतम नगद हिस्सा अपने पास रखता है। कितना % हिस्सा रखता है बेटा, मैंने अपने प्रीवियस रिकॉर्ड उसमें वीडियो में बताया है 15% हिस्सा अपने पास नगद के रूप में रखता है। और आरबीआई नजर रखता है कि बैंक वास्तव में नगद शेष बनाए हुए हैं
आरबीआई इस पर भी नजर रखता है कि बैंक केवल लाभ अर्जित करने वाले व्यवसायियों और व्यापारियों को ही ऋण मुहैया न करा रहे हों, बल्कि छोटे किसानों, छोटे उद्योगों और छोटे कर्जदारों इत्यादि को भी ऋण दे रहे हों। समय समय पर बैंकों द्वारा आरबीआई को यह जानकारी देनी होती है कि वे कितना और किन को ऋण दे रहे हैं और उनकी ब्याज की दरें क्या हैं। तो ये औपचारिक स्रोत हैं। जो औपचारिक स्रोत के अंदर क्या कौन कौन शामिल होते हैं? औपचारिक स्रोत के अंदर बेसिकली जो है इसके अंदर बैंक और सहकारी समितियां ये सब शामिल होते हैं, ठीक है, जितने भी हमारे बैंक हैं। और अनौपचारिक स्रोत में कौन होता है? अनौपचारिक उधारदाता में कौन होते हैं? साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार, दोस्त, ये आते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं औपचारिक की, फॉर्मल जो हमारे फॉर्मल सोर्सेज है जिनसे जो है कर्ज प्रदान किया जाता है। जैसे जितने भी हमारे बैंक हैं, जो सरकारी बैंक हैं, ठीक है, जो सरकार के अंडर काम कर रहे हैं, या प्राइवेट बैंक जो सरकार के अंडर काम कर रहे हैं, वो सब बैंक सभी लोन देने का काम करते हैं, सभी ऋण देने का काम करते हैं। और वो बदले में ये ध्यान रखते हैं कि जो वो ऋण प्रदान कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बड़े जो है केवल बड़े बड़े लोगों को ही ऋण उससे मिल रहा हो, गरीब आदमियों की आवश्यकता पूरी ना हो रही। तो इस तरीके से पूरी नजर रखते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है ये जो औपचारिक जो होते हैं, औपचारिक विशेष रूप से जो है इनकी पहले से ही जो है क्या होती है, इनकी पहले से ही ये ब्याज की दरें पहले से ही निश्चित होती हैं। ये उनमें जो है अपने मन मर्जी से परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, और अपने सारी रिपोर्ट्स जो है उसको किन्हें देनी पड़ती हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। तो जितने ये छोटे बैंक हैं वो सब बड़े बैंक यानी कि आरबीआई से जुड़े हुए हैं, और आरबीआई सारे बैंकों पर नजर रखता है, ठीक है। इसके बाद आगे देखो कि अनौपचारिक क्षेत्र में ऋणदाताओं को की गतिविधियों की देखरेख करने वाली कोई संस्था नहीं होती है। वे ऐच्छिक दरों पर ऋण दे सकते हैं, उन्हें नाजायज तरीकों से अपने पैसे वापस लेने से कोई नहीं रोक सकता है। तो कहीं ना कहीं वैसे बेटा ये माना जाता है कि औपचारिक जो ऋण स्थिति है, जो अगर औपचारिक क्षेत्र का है, वहां से ही ऋण लेना ज्यादा फायदेमंद रहता है बजाय अनौपचारिक क्षेत्र से, ठीक है। देखो औपचारिक ऋणदाताओं की तुलना में अनौपचारिक क्षेत्र के ज्यादातर ऋणदाता कहीं अधिक ब्याज वसूल करते हैं, इसलिए अनौपचारिक ऋण कर्जदाता को अधिक महंगा पड़ता है। ऋण की ऊंची लागत का अर्थ क्या होता है कि कर्जदार की आय का अधिकतर हिस्सा ऋण की अदायगी में ही खर्च हो जाता है, इसलिए कर्जदार के पास अपने लिए कम आय बचती है, ठीक है। ये इस तरीके से जो है ये देखना कि जो भी हम जो ऐसे स्रोत से ऋण लें जहां से जो है ब्याज की दर कम से कम हो और जो है वो समय से चुकाई भी जा सके, ठीक है। तो जिससे कि जैसे अभी पीछे जो हमने एग्जाम्पल पढ़ा था, स्वप्ना का एग्जाम्पल पढ़ा है, ठीक है, या फिर एक एग्जाम्पल जो है रमा का एग्जाम्पल पढ़ा है जो 5% दर से ब्याज ले रही है, ठीक है। तो ऐसे जो है ये सब क्या है, ये सब गलत है कि ये देखो ये तो जो है ये भूस्वामी है जो 5% मासिक ले रहा है, ये 5% मासिक यानी महीने का, जबकि इसने 8.5% है और वो भी वार्षिक है, उसका वार्षिक ब्याज दर है इसकी, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है ध्यान में रखनी है कि जो ऋण लेते वक्त जो है कर्जदाता कैसे स्थान से ऋण ले जहां से उसको कम से कम ब्याज की दर पर जो है ऋण प्राप्त हो जाए, ठीक है। ये देखो आगे जो है ये एग्जाम्पल यहाँ पर एक ये डायग्राम बना करके बता रखा है कि शहरी परिवार द्वारा 2003 में लिए गए कुल ऋण का कितने प्रतिशत औपचारिक तथा कितने प्रतिशत भाग अनौपचारिक था। देखो गरीब परिवार जो है 85% क्या करते हैं, ये देखो पहले तो दिखा रखा है, जो नीले वाला वो है अनौपचारिक है और बैंगनी वाला जो है वो औपचारिक है। तो जो गरीब परिवार है वो 15% ऋण ही जो बैंक वगैरह से लेते हैं, बाकी 85% ऐसे दोस्त दास्तों से ले लेते हैं। कम संपत्ति वाले परिवार 53 और 47 का रेशो है। उसके बाद समृद्ध परिवार जो है बेटे वो 28% जो है दोस्त दास्तों से लेते हैं, बाकी 72% जो है वो बैंकों से लेते हैं। और जो अमीर जो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन वगैरह है वो ज्यादातर बैंक लोन्स अपना लोन्स वगैरह कहाँ से लेते हैं? बैंक से लेते हैं, ठीक है। अपना 90% जो लोन कहाँ से ले रहे हैं? बैंक वगैरह से ले रहे हैं, औपचारिक क्षेत्रों से ले रहे हैं। 10% ही होता है जो वो रिश्तेदार वगैरह से लेते हैं कभी आवश्यकता आड़ी में, ठीक है। इस तरीके से जो है ये सिस्टम काम करता है। तो ज्यादा फायदेमंद कौन से वाला है हमारे लिए? ज्यादा फायदेमंद है औपचारिक क्षेत्र, जहां से जो है ऋण लेकर के ज्यादा फायदा रहता है। और इसके बाद दूसरा जो है हमारे लिए निर्धनों के लिए स्वयं सहायता समूह भी क्या होते हैं? ये भी फायदेमंद होते हैं, ठीक है। इसके बारे में मैं डिटेल से आपको अभी बताती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है बेटे। बहुत लेंथी लेसन है, तो अगर हम एक ही बार में सारा कर लेंगे तो सारा जो है गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा हम समझेंगे, थोड़ा थोड़ा हम जानेंगे। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।